याद है हल्का फुल्का थोड़ा हो आप लोग से बात नहीं करना बच्चे कल त्योहार वाले दिन तो खाने थे आज त्योहार नहीं है त्योहार की थकावट उतार रहे हैं ज्यादा झुल्ले झुल्ले क्वेश्चन नंबर 1 एनवायरनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट कन्वेंशन कब आई थी 1 एनवायरनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट कन्वेंशन कब आई थी दो चार जनों से और पूछ लो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है वो 1972 है स्टॉकहोम वाले उसमें लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट कन्वेंशन जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ली गई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ली गई थी वो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी ठीक है अगर क्वेश्चन बोलता है कि रामसर कन्वेंशन कब आई थी तो 1971 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 बोन कन्वेंशन कब आई थी 1979 में बोन कन्वेंशन किस चीज के लिए थी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बेसल कन्वेंशन किस चीज के लिए थी बेसल BASEL कॉपी में लिखे तो नहीं होंगे ना तुम लोगों ने जो कल नहीं लिख रहे थे हैजार्डियस वेस्ट के लिए बनाई गई थी क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था 90 साफ है बिल्कुल ऐसे हमने नहीं पढ़ा ये चीजें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था मॉन्ट्रियल 87 में वियना कन्वेंशन कब आया था 85 में वो कौन सा कन्वेंशन था जिसमें ODS के बारे में बात की गई थी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस देख के बोल दो कोई दिक्कत नहीं है मॉन्ट्रियल ही था 82 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था सिर्फ तुम्हारा 82 नैरोबी डिक्लेरेशन नैरोबी डिक्लेरेशन किसकी 10th ईयर एनिवर्सरी थी स्टॉकहोम में 20 ईयर एनिवर्सरी 20 ईयर अर्थ समिट में मनाया जाता है ठीक है अर्थ समिट में से कितनी चीजें बाहर निकल के आई थी कितने कन्वेंशन बाहर निकल के आए थे फर्स्ट नंबर पर UNFCCC दूसरे नंबर पर CBD क्या है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल यानी कि डाइवर्सिटी विभिन्नताओं के ऊपर दिया गया था थर्ड क्या था आपका डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था जो कि 1994 में आया था UNFCCC 1992 में आया था बायोडाइवर्सिटी भी हमारा 1992 में आया था बट 1994 में कौन सा आया था डेजर्टिफिकेशन था लेकिन निकला इसी में से था ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज्म निकल के आए थे वो कौन कौन से थे क्योटो प्रोटोकॉल से 3 मैकेनिज्म निकल के आए थे फर्स्ट आपका था क्योटो प्रोटोकॉल जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में कि गायब है एक कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड था इमिशन ट्रेडिंग या फिर कार्बन ट्रेडिंग कि अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट में मिलेगा जिसका मैं आगे जो है यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आया कुछ याद क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था 7 में फोर्स में कब आया था 2005 में डेट 16 फेब और दूसरी डेट क्या थी 11 दिसंबर साइट कब आया था 73 में फोर्स में कब आया था 75 में 76 में और इंडिया ने कब रेक्टिफाई किया था 70 में इंडिया ने कब रेक्टिफाई किया था सेम ईयर है फोर्स का और उसका सेम ईयर है तुम्हारे हिसाब से तो मैडम गलत है ना तुम लोगों की जुबान भी बहुत तेज है वो लगा दो इस पे टूट जाएगा ना जुबान नहीं लगेगी ऐसा दांत लगा दो तुम्हारा निकाल के
टक ऐसा कर क्यों है? अब मत हिलाना इसको। आया भी ये समझ में? कोई डाउट इसमें? कन्वेंशन नंबर नेक्स्ट है साइट का, हो गया क्लियर? 73 में आया था, 75 में फोर्स में आया था, 76 में इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था। क्योटो प्रोटोकॉल का आया समझ में? क्या आया? हम थे इस पे, ये सारा लिख लिया था, ये वाला तो ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। पीओपी, पीओपी क्या था? पीओपी पोल्यूटेंट, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट ऑर्गेनिक, ये रहा। ये क्या होता है? टॉक्सिकल केमिकल होते हैं जो परमानेंटली एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर कौन सी गैसेस मिलती हैं? क्लोरीनेटेड गैसेस मिलती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और लास्ट ये क्वेश्चन मिलता है, इसके अंदर क्लोरीनेटेड गैसेस कौन से होते हैं? जो हमारे समुद्रों के पानी जिसमें क्लोरीन की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और नमक की मात्रा हमें ज्यादा कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? अब पेस्टिसाइड का नाम आया तो पेस्टिसाइड में क्या चीज आएंगे? जो हमारे उर्वरक वगैरह होता है वही आएंगे ना। ये कीड़े मारने के लिए जो यूज होता है पेस्टिसाइड, कीटनाशक ना। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे डीडीटी, फुल फॉर्म क्या था? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल केमिकल, जो केमिकल निकल रहे हैं वहां से, ठीक है। पीसीबी क्या था? पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है पेपर में, ठीक है। पीसीबी की, पीसीबी फुल फॉर्म पूछो है सिंपल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। और ये किस चीज के ऊपर इफेक्ट डालता है अभी? आपके हार्मोन्स के ऊपर, कैंसर के ऊपर, रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर, लीवर के ऊपर, और आपका एंड्रोक्रीन डिसरप्शन, ये इसको रिप्रोडक्शन सिस्टम ही बोलते हैं शायद, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। नेक्स्ट क्या था आपका? डायक्सिन। डायक्सिन कहते हैं जो कोई भी चीज जल रही है वो आधी जली हुई रहेगी, कोई भी चीज ना पूरी नहीं जल पाती है, ठीक है। जब वो आधी जली हुई रह जाती है ना तो उसमें से डायक्सिन निकलता है। कंबर्शन की प्रक्रिया के दौरान जो है हमारा डायक्सिन की प्रक्रिया निकलती है। वेस्ट इंसिनरेशन, कमर्शियल म्युनिसिपल को जला रहे हैं, बर्निंग, लकड़ी को जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो, किस चीज को जला रहे हो, फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। अब करें, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकलता है यूएनएफसीसी, जाना पहचाना ही है। यूएनएफ ट्रिपल सी दिख रहा है क्लियर? पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा अच्छे से, तो मैं तो बोल रही हूँ, मेरा बोला वो समझ में आ रहा है। ये राइटिंग मैडम की अच्छी नहीं है ना, राइटिंग चलो अभी तो लिख लो क्योंकि वो फोन उस पर लगा हुआ है और पीडीएफ उसमें पड़ी हुई है इसलिए। चलो भाई लिखो। नेक्स्ट है हमारा गया अर्थ समिट गया है ना, अर्थ समिट के नीचे आता है यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी 1992 में आया था, सिर्फ लिखते जाओ, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी आप लिखते जाओ। 1992 में आया था भाई, फुल फॉर्म लिखो इसके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में आया था, ठीक है, जून में। 1992 कब? जून 1992 में। और इसको रेक्टिफाई किया गया था 1993 में, एक साल बाद। रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि भाई ये फोर्स में कब आया था? जून 1992 में किया गया, और 1993 1993 में कब? नवंबर, ठीक है। फोकस किस चीज पे था इसका? ग्रीन हाउस गैसेस पर था भाई, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना था, क्योंकि कोप COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सारी की सारी किसके अंदर होती है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर।
क्वेश्चन आया एक CBDR, ये क्योटो प्रोटोकॉल में किया था हमने। CBDR इसका मतलब क्या था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये नॉन बाइंडिंग था, बट उनके लिए कुछ ना कुछ जो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रिएट की गई थी वो हमारे किस में आती है, CBDR में आती है। आया कि भाई CBDR वालों के लिए चीजें है तो नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या भाई, कि भाई आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, बाइंडिंग, लेकिन कुछ ना कुछ अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी। जैसे अगर बाहर वाली कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज अपना कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं या जमाना चाहते हैं तो आप उन चीज को मना नहीं करोगे। जैसे 1991 इंडिया में क्या हुआ था, LPG रिफॉर्म किया गया था। क्या है अब LPG? अरे मरो, 1991 से पहले बाहर की कोई भी कंट्रीज या कोई भी एजेंसी जो है यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती थी। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा खराब हो चुकी थी तो ये डिमांड रखी गई थी, जब इंडिया जो है क्या कहते हैं लोन लेने के लिए यूके के पास गया था तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि पहले अपने उसमें इंडिया में जो है ये चीज ओपन करो कि बाहर के देश जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ चल रही है, लेबर यहाँ की लग रही है, फोर्स यहाँ का लग रहा है, मटेरियल यहाँ का लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसको बोलता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मरो। अकॉर्डिंग टू टॉपिक चीजों को हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं दिमाग या फिर रिफ्लेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट बोलू, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट ले भाई लिखो CBD कब आया था, 1992 में। CBD ये उस दिन आप लोगों ने टेप चिपकाई है ना यहाँ पे, ये देखो क्या हल कर दिया ये। CBD क्वेश्चन नंबर 1 कब आया था, 1992 में। कहां से निकल के आया था, कहां से निकल के आया भाई, अर्थ समिट में से निकल के आया था। फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फोर्स में कब आया था, 1993 में। फोर्स में कब आया था, 1993 में। इधर देखो इसकी ये वाली लाइन फेयर एंड इक्विटेबल वाली लाइन एज इट इज इंपॉर्टेंट है, एज इट एज ऐसे लिख लो इसको इंग्लिश में। बोलो फेयर वाली लाइन लिखनी है बस। द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग out of the utility of genetic resources। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है उस चीज को आप मुझे दे रहे हो और जो चीज आपके पास नहीं है मैं उसको शेयर कर रही हूं, ये वही है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। जैसे लास्ट आप उधर चले जाओ, नामीबिया से चीते आए थे, वो यही था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही थी वो। CBD के अंदर ही आते हैं वो कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करो, कि मेरे पास वो चीज नहीं है आप मुझे शेयर करो, जो चीज आपके पास नहीं है वो हम आपको शेयर करेंगे। वो क्या, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। किस चीज के बेनिफिट्स, अराइजिंग आउट द यूटिलिटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। जेनेटिक क्या, जो पहले से चीजें ऑलरेडी है कि हमारे यहाँ उसके जीन्स नहीं है आपको भेजने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से निकलता है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कितने प्रोटोकॉल्स आए थे। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल्स आए थे, एक कार्टाजना प्रोटोकॉल, दूसरा आता है नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल को बनाया गया था। फर्स्ट आता है कार्टाजना, CARTAGENA, कार्टाजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू CBD आया ना बीच में, थोड़ा सा ध्यान से। अर्थ
समिट के अंदर तीन चीजों को बनाया गया था। फर्स्ट UNFCCC, सेकंड CBD, थर्ड क्या था, डेजर्टिफिकेशन। सेकंड वाला जो था हमारा कौन सा, CBD के अंदर दो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं कार्टाजना प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है, नागोया प्रोटोकॉल। ऊपर वाला कार्टाजना है, नीचे वाला नागोया है। दिख नहीं रहा भी ये इसमें, है ना, लिखो मैं बोलती हूँ। कार्टाजना प्रोटोकॉल ऑन CBD ये आया था आपका 2000 में भी, 2000 कार्टाजना। 2000 में आया था। और फोर्स में कब आया था, ये 2003 में आया था। और नागोया कब आया था, ये 2010 में आया था। और फोर्स में आया था ये 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकलता है, कार्टाजना प्रोटोकॉल के अंदर किस चीज की बात की गई है, LMO। LMO की फुल फॉर्म क्या है, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। सिंपल एक लाइन, कार्टाजना के अंदर किस चीज के बारे में बात की थी, जो ऑलरेडी लिविंग एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है उनको मॉडिफाई करना, जेनेटिक करते हैं ना। आजकल देखिए वो छोटी गाय बन रही है, इतनी इतनी सी, देखी है, नहीं देखी, थोड़ी सी न्यूज न्याज भी देख लिया करो, सारे दिन बिग बॉस में बड़े रहते हो, रील्स शॉर्ट्स। वो एड नहीं देखी थी आपने, वो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी वाली, छोटी छोटी गायें के साथ खेल रहे थे वो, और क्या कहते हैं, योगी जी वाली। और इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। चलो, एलोमो के बारे में किसके बारे में बात हुई थी, कार्टाजना प्रोटोकॉल में हुई थी। दूसरे में लिखो, इसमें आएगा फेयर एंड इक्विटेबल रिसोर्सेज, वही सेम लाइन, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग द रिसोर्सेज। क्वेश्चन पूछा हुआ है, LMO किसके अंदर इंक्लूड था, नागोया में या कार्टाजना में। LMO क्लियर नहीं दिख रहा जिसमें, LMO किसके अंदर इंक्लूड था, कार्टाजना में। कार्टाजना प्रोटोकॉल आया भी समझ में। पहले वाला कब आया था, कार्टाजना कब आया, 2000 में, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 2003 में। उसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल आया, कब आया, 2010 में आया, और इंप्लीमेंट कब किया गया, 2014 में। और CBD कब आया था, 1992 में। आया समझ में, कितने सन हो गए इसके अंदर, इसी के अंदर हो गए 5 सन तो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन 1994 में आया था ये, 1994। डेजर्टिफिकेशन का जो क्लैरिफिकेशन आया था वो कब आया था, 1992 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, UNCED। लेट क्यों होगी, फिर भागना पड़ता है बस पे। नहीं मैम, हमारा कल्ला गाँव है ना, हमारे गाँव का रोजगार है, हमारे आगे से ले आते बस। ठीक है, अगर इधर से नहीं दिखाई दे रहा तो फोन में ओपन कर लो, फोन में भी क्लियर दिख रहा है। UNCED को और किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, UNCED, अर्थ समिट। UNCED को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2006 को नेशनल डेजर्टिफिकेशन डे के
ईयर के रूप में घोषित किया जा चुका है। 2006 was declared International Year of the Desert and Desertification. 2006। सेकंड पेपर कैसा चल रहा है आप लोगों का? कितनी कितनी यूनिट्स हो चुकी हैं? अरे कितने दिन हुआ आपको? फिर अगर 1 मंथ हो चुका है और 3 यूनिट नहीं हुई है तो डूब के मर जाना, ठीक है? 1 मंथ 3 यूनिट, नेक्स्ट मंथ 4 यूनिट। कितनी हुई है? 1 मंथ हो चुका है। स्पीड स्लो है, हैं? सेकेंड वाली लेंथी थी। 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। स्पीड चलो, टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। जो यूनिट टिपिकल लगती भी है ना उसको छोड़ दो, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में तो अंडरस्टैंडिंग बननी जरूरी होती है बस, कि अपने सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें पता चल जाए, बस इतना ही बहुत है। उसके बाद जितनी चीज़ें आप सेल्फ पढ़ाई पता कब होगी तुम्हारी? जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। और यहाँ पे अभी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तुम्हारी, जीरो है अभी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तब होएगी जब आपका सेकंड पेपर की क्लासेस बंद हो जाएंगी, पेपर 1 की क्लासेस बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो पढ़ाई होगी ना, पेपर वहां से क्वालिफाई होगा। अभी तो जो मैं चीजें तुमसे पूछती हूँ ना वो सारी साफ होती हैं तुम्हारे दिमाग में से, कुछ भी पूछ लो। इसको बोलते हैं रिवीजन की कमी। 1 वीक बाद सेकंड की टेंशन हो रही है। आपके फोन में इतने आराम से क्यों बोल रहे हैं? आ जाए, मैं हूं ना। हिंदी वाला है? क्या चला हुआ है? ना बताना है कि भी कौन सी यूनिट चली हुई है, ना सुनना है, ना जवाब देने हैं मैसेज के, कुछ नहीं। इस हिसाब से तो लटके रह जाओगे। जब तक क्वेश्चनिंग नहीं है ना तब तक तैयारी नहीं है। क्वेश्चन पुट आउट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए? हो सकता है क्या? तो जब तक तुम मुझसे पूछोगे नहीं तुम्हें जवाब कहाँ से मिलेंगे? फिर तो बस आसपास में पूछकर वहीं की वहीं परेशान होते रहो। सोल्यूशन, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, सोल्यूशन मेरे पास है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक। अगर 3 महीने के बाद भी या 2 महीने के बाद भी तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि भाई हाँ मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब जो पीछे 2 महीने गए हैं ना वो तुमने वेस्ट किए हैं, उसमें सीखा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सी चीज है। स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं ना वो पूछने के होते हैं कि भाई इसको कैसे करना है, या ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसमें तुम सारे शांत, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहां जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज इसने बुला लिया, आज उसने बुला लिया, आज इसका बर्थडे, आज उसकी सालगिरह। पीडीएफ वहां से डाउनलोड हो सकती है, डाउनलोड हो जाती है। पता है सेकंड पेपर की पीडीएफ वहां से डाउनलोड होते हैं जहां से आप क्लासेस करते हो, कि नहीं पता?
ये क्यों हिल रहा है, बदतमीज सा है? अभी 2-4 महीने और रुक जाओ। है? अच्छी है ये, 45,000 रुपये लगे हुए इसमें, अच्छी है ये। दिखा दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सही, तुम्हारे लिए ही है ये चीजें। जब तक कोई चीज पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, और जब तक पूछोगे तब तक समय निकल चुका होगा। फिर उसके बाद पता है डबल टोंट तुम्हारे ऊपर पड़ता है कि तुम्हें 3 महीने हो चुके, तुम्हें अब तक यही नहीं पता। अगर कोई बच्चा मेरे पास 6 महीने से आ रहा है और उसके बाद भी वो ये पूछ रहा है कि मैडम तैयारी कैसे करें, तो इस मीन्स क्या है कि तुमने 6 महीने जो है वेस्ट कर दिए। कहां से पढ़ें, मेरे सिर में से पढ़ लो। नॉर्मल सी चीज है भाई, इतने तो छोटे बच्चे नहीं है कि भाई अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बिल्कुल जीरो हो। चलो नेक्स्ट, चलो 17 आएगा ना, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन फिक्स है, कहीं से आए चाहे ना आए, सस्टेनेबल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे तो बोलना नहीं आता। सस्टेनेबल सतत पोषणीय है ना हिंदी में। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आई थी? 2012 में। 2012 में। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी किस चीज के ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो पहली जो 2 गई थी वो कौन कौन सी थी? आज फंसे तुम क्वेश्चन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम मैंने 2 बार पहले भी लिखवाया, वो ढूंढो जरा उसको, कहां लिखवाया हुआ। ठीक है, उससे पहले एक और है, ढूंढो ढूंढो। एटी 2 में, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले भी 2 हो चुके। वो 2 कब हुई थी? इस पे लिख लो। फर्स्ट वाली 1992 में हुई थी, सेकंड वाली 1992 में हुई थी, फर्स्ट वाली 82 में हुई थी। फर्स्ट वाली क्या थी? 10 ईयर एनिवर्सरी थी, और सेकंड वाली क्या थी? 20 ईयर एक्सपीरियंस, वो थी एनिवर्सरी, एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, एनिवर्सरी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, फर्स्ट वाली हुई थी आपकी 1982 में, 82 में, और सेकंड वाली हुई थी आपकी 1992 में अर्थ समिट पे। पहली बार क्वेश्चन पूछा है, पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहां पर, कौन से कन्वेंशन में बात की गई थी? नैरोबी कन्वेंशन में, नैरोबी डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोकॉल, जो मर्जी बोल लो। दूसरी बार कब बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? 1992 में, 1992 में। और तीसरी बार बात कब हुई है? 2012 में। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल की जो फर्स्ट कमिटमेंट खत्म हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल की जो फर्स्ट कमिटमेंट खत्म हुई थी, वो किस नाम से जाने जाती है? क्योटो प्रोटोकॉल की 2 कमिटमेंट हुई थी, ये 2005 में आया था। एक थी 2008 से 2012, और दूसरी थी 2013 से 2020। ये जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो खत्म हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है? आया कुछ ध्यान में? दोहा अमेंडमेंट। ठीक है, दोहा अमेंडमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट लिखो भी इसका नाम। अर्थ समिट को रियो के नाम से भी जाना जाता है, लिखा था ऊपर। अर्थ समिट को 1992 को रियो के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 2002 में कन्वेंशन हुई और जो 2012 में होगी, इसको बोलते हैं रियो 10, रियो 10। इसको बोलते हैं रियो 20। ऐसा क्यों?
बीच में से गायब है कुछ ना कुछ इसमें से। आया समझ में? 2000, ये तो 1992 में हो गई। अर्थ समिट को रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना जाता है। रियो उसका स्टार्टिंग का नाम हो गया। तो रियो 10 क्या हो गया? 10 ईयर एनिवर्सरी, और ये 20 ईयर एनिवर्सरी। रियो 10, रियो 20, 2002 और ये 1992। अब मैंने 5 ईयर हो गए ना, ये 5 ईयर कैसे भाई? एक तो हो गया 1972, 1982, उसके बाद 92, उसके बाद 2002 और 2012, 5 हो गए ना। एनवायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बातें हुई थी वो इसी में ही हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आई, ठीक है। फालतू का कुछ नहीं लिखना, ये इसमें भी यही लिखा हुआ है। एनिवर्सरी, 20 एनिवर्सरी, 10 एनिवर्सरी, इस तरीके से लिख लो। 2002 को 10 एनिवर्सरी, 2012 को 20 एनिवर्सरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करूं नेक्स्ट करूं? ये लो क्वेश्चन आया। ये जो ये वाला था इसको तो हमने कर लिया, रियो 20। ये जो ये वाला था ये किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड समिट के नाम से। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD को 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग। स्टार्टिंग वाला जो पेज था जिसमें मैंने सारे के सारे सीक्वेंस में लिखवाए थे उसमें लिखा हुआ है जोहान्सबर्ग। क्लास खत्म हो गई। किसका? हस्बैंड का? एक दिन हस्बैंड का लेंटर बिठा दो, उसके बाद अगले दिन से ना आप टाइम से आओगे, या तो आप टाइम से आओगे या आप आओगे ही नहीं। करने भैया आया, समझ में आया? 2002 वाला किस नाम से जाना था? जोहान्सबर्ग के नाम से जाना था, बस, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कन्वेंशन है ब्रेटलैंड कमीशन आएगा शायद अब। हाँ सन अभी याद करवाती, रुक जाओ। हिस्ट्री वो तो करने पड़ेंगे, और कौन करेगा? मैं करूंगी। कोई बात नहीं है। कोई भी चीज जो है बार बार जब रिपीट होती है ना, जैसे एक क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने क्वेश्चन सोल्व किए, एक क्वेश्चन जो है एक शब्द 20 बार रिपीट हो गया, 21वीं बार वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर भी। जब तक रिपीटेशन नहीं होगी तब तक याद कैसे होंगे? और रिपीटेशन हमेशा क्वेश्चंस के थ्रू होती है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, अपने सीक्वेंस लगा के चलो पेपर तक। अगर 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं ना तो फिर प्रैक्टिस में नहीं है हम। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? आज इतने कर दिए, आज इतने कर दिए। कॉपी के पीछे लिख दो ना, आज इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। पेपर 1 पेपर 2 नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। टोटल क्वेश्चन लिख दो बस, आज इतने किया, आज इतने किया, आज इतने किया। 30,000 क्वेश्चन थोड़े हैं क्या? और क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत है। तुम प्रैक्टिस करने वाले बनो। क्वेश्चंस बहुत है, बहुत, इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। बस तुम जरूर हार जाओगे कि भाई हमारे बस की नहीं है इतने क्वेश्चन सॉल्व करने। इतने क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं मैंने, क्यों? हमारे टाइम पे नहीं थे, क्वेश्चंस नहीं मिलते थे प्रैक्टिस करने के लिए। अब तो तुम्हें टॉपिक वाइज पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ, कभी टेक्स्ट बुक से ढूंढ, कभी अनअकैडमी से ढूंढ, कभी कहीं से ढूंढ, कभी कहीं से ढूंढ। पेपर 2 में जहाँ से आप क्लासेस लगाते हो वहाँ पर भी बीच बीच में टीचर्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको उठा लिया करो, PDF डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है? PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लो। किनको नहीं पता? अभी मैंने यही तो बात बोली है। वहीं की वहीं अगर घूमते रहोगे, वहीं की वहीं का मतलब क्या है? कल करवाया था ना कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, हेल्प कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है। सेम लेवल पे रहोगे तो सेम लेवल की चीजें ही सीखने के लिए मिलेगी, डिफरेंट लेवल पे जाओगे तो कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा। अब क्लास के बाद आधा घंटा पौना घंटा मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, तुम लोग मुझे बिना बताए जा रहे हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है।
तुम लोग बिना पूछे जा रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो बिठाती हूँ। 15 मिनट दूं चाहे मैं 10 मिनट दूं, मैं देती हूँ कि भाई हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताओ, इतना ही टाइम दे सकती हूँ। अब बच्चे सोचे कि भाई 1 घंटा हमें दे दो, 1 घंटा तो मैडम के पास नहीं है भाई। ठीक है, 10 मिनट सबको मिलते हैं। आज 10 मिनट किसी और को मिले हैं, दूसरे 10 मिनट किसी और को मिलेंगे, तीसरे 10 मिनट किसी और को मिलेंगे। तो अपने क्वेश्चंस को रखो कि भाई हाँ ये चीज कैसे करनी है, ये चीज कैसे करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ पेपर 1 को बताने के लिए हूँ, पेपर 2 का भी बताने के लिए मैं ही हूँ कि किस चीज को कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, ये नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। पॉइंट नंबर 18 लिखो, मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी। मिनी माता, कन्वेंशन ऑन मरकरी। कब आया था ये? 2013 में, और फोर्स में आया था 2017 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहां से निकल के आता है बाली कन्वेंशन कब हुई थी, लिखवाया था बाली कन्वेंशन। इसमें से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है बस, मरकरी के इफेक्ट से बचाने के लिए ये कन्वेंशन हुई थी कि मनुष्य को जो है मरकरी के इफेक्ट से बचाया जाए। मरकरी क्या होता है? पारा। ठीक है, वो चीज। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से, बाली डिक्लेरेशन कब हुई थी और किस चीज से रिलेटेड थी, बस। क्वेश्चन नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है, बाली कन्वेंशन जो है कब हुई थी। इतनी बड़ी डायरी, क्या क्या लिखोगे इसमें? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आ जाएंगे ना। घर जाके उतारते नहीं। ये तो कॉलेज में चलेगी, कॉलेज में इतनी जरूरत होती है, ये भी नहीं भरेगी कॉलेज में। तो यहाँ तो ऐसे कम से कम 50-60 भरवा दूंगी मैं। लिख लिया बाबू? बाली डिक्लेरेशन के नाम से कौन सी कन्वेंशन फेमस है? बाली, इंडोनेशिया। लिख लो ब्रैकेट में इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कहाँ है? ठीक है, वीडियोस भी वायरल होती हैं बाली की। तो बाली। नेक्स्ट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, अर्थ समिट के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ब्रंटलैंड, जिसकी हर एक वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ब्रंटलैंड कमीशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप पीछे मत आओ, है ना, पीछे से उधर से घूम के आओ। चेयर कैसे उठा दो? देखो जगह घर के बैठे हुए हैं वो। अक्षिता, कल से आप टाइम से नहीं आए ना तो अपना हिसाब लगा लेना। ये तो आपका हिसाब लगेगा या आपके हस्बैंड का हिसाब लगेगा? बताओ किसका लगाना है? क्लास मिस हो जाती है, अगर 10 मिनट की भी क्लास मिस हुई ना तो चीजें समझ नहीं आती। लिखो भाई, ब्रंटलैंड कमीशन कब आया था? 1983। 1983 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ब्रंटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। ये पर्टिकुलर फोकस किया गया था, पर्टिकुलर फोकस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? तुम सारे के सारे घर से दुखी होके आते हो क्या? हैं? कूट के बेचती है मम्मी, फिर ऐसे मुंह क्यों बना के रखते हो तुम? हंसा करो, खेला करो, बोला करो, एक्टिव रहा करो कि जिंदगी खत्म हो गई है। पेपर अभी कहाँ आ गया? पेपर की टेंशन अभी तो उनको होनी चाहिए जिनका अगस्त में पेपर है। ये पेपर तक अपने आप रट जाएंगे, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएंगे ये। फिर भी क्या, वही तो मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगी? क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन से 1-2 चीज फालतू पता चलती है, कम नहीं पता चलेंगी, फालतू ही पता चलेगी।
यूपी का था तो राजसी ये आरसी हो गया इसका लास्ट वाला पेपर था वो कर ली थी लेटेस्ट वाला उसमें पीओपी तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे बुक आपको मिली हुई है प्रैक्टिस के लिए, आधा घंटा उस बुक को उठा लो, टाइम फिक्स रखो किसी भी चीज का कि आधा घंटा ना इसको देना ही देना है। जैसे पीवाईक्यू की बुक है, मानसी मैं बोल लूं, मुझे पता है तुम दोनों मैचिंग होके आए हो, नहीं पता? जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना, जो दिसंबर वाली बुक है, उसको खोल के देखा करो, कहीं ना पढ़ा हुआ वर्ड आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ वर्ड मिलेगा, टॉपिक नहीं मिलेगा पूरा। वो वर्ड को आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने उस वर्ड के बारे में क्या बताया हुआ है। और अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया, मैं वर्ड के मतलब बताती हूँ, मैं टॉपिक नहीं करवाती हूँ तुम्हें, कि नहीं आया अभी तक समझ में? और पेपर में वर्ड्स ही काम आएंगे, टॉपिक काम नहीं आएगा। कौन से वर्ड का यूज वो कहाँ कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। पता लगा मैंने वो वर्ड करवाया टीचिंग में, उसका क्वेश्चन आ गया हायर एजुकेशन में, क्या करोगे? ये बोलोगे कि भाई हाँ नहीं हमने तो टीचिंग में किया था, इसका मतलब मैं तो ये लिखूंगी, उसका मतलब वहां जाके उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट बुक ओपन है सबकी? टेक्स्ट बुक एक सिराना ले लो, चद्दर ले लो और सो जाओ। लो लिखो, चलो नेक्स्ट। ब्रेंटलैंड कमीशन के रिगार्डिंग जो है एक पब्लिकेशन आई थी या रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। मेरा फोन में तो साफ दिखाई दे रही है, यहां ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? लिखो फर्स्ट का, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा नाम WCED, WCED वर्ल्ड समिट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। दिखा? किसको बोल रही हूँ? इसको बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ, इसको। WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें 1983 में, क्योंकि इससे एक साल पहले क्या हुआ था? 82 में नैरोबी डिक्लेरेशन आई थी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ बात कही गई थी। रिश्ते को देखना और उसको पक्का करना डिफरेंट थिंग्स है ना, ये वही है। 1982 में सिर्फ उसको देखा गया, उस पर बात की गई, 1983 में उसको पक्का किया गया, किसमें? ब्रंटलैंड कमीशन में। उसके ऊपर दोबारा से सोचा गया, कब? 8 साल बाद या 9 साल बाद, 83 के बाद 92 में, 9 साल बाद हो गए ना। और उसके बाद फिर दोबारा सोचा गया कब? 2002 में। और उसके बाद दोबारा सोचा गया कब? 2012 में। एक सीक्वेंस में याद करोगे तो चीजें याद रहेंगी, विदाउट सीक्वेंस नहीं याद रहती चीजें। ठीक है, आया? क्या गायब है अभी भी? क्या नहीं याद हुआ? 1983 में हमारा ब्रंटलैंड कमीशन आया था, ठीक है। 1983 से एक साल पहले इसने क्या लाइन लिखी हुई है? इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया? 83 में किया गया, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा है 1982 में इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिर्फ इसके बारे में बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कुछ होना चाहिए। 83 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस पे मोहर लगा दी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 92 में इसके ऊपर दोबारा से सोचा गया, काम किया गया, उसके बाद 2002 में काम किया गया, उसके बाद 2012 में काम किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कौन कौन से ईयर थे या डिक्लेरेशन थे जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। तो सन आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, 82, 83, उसके बाद 92, उसके बाद 2002 और उसके बाद 2012। बाकी कुछ लिखने का नहीं है इसमें से, ये सिर्फ ये है। कहाँ है इसका टाइटल? क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। और इसको डिसॉल्व कर दिया गया 1987 में। डिसॉल्व का मतलब है कि इसको खत्म कर देना, और फिर दोबारा से स्टार्ट किया गया 1992 में। टाइम पीरियड में आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। टाइम पीरियड में आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। आपकी कॉपी में लिखवाई गई
हर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे जब आपकी रिवीजन चलेगी वो कॉपी की चलेगी, बुक की नहीं चलेगी। जितनी भी चीजें मैं बुक्स में करवा रही हूँ या किसी कोई भी चीज जब वो बुक्स में करवाती हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो आपको कॉपी में लिखवाया जा रहा है। ये चीजें बुक में है, चाहे वो आगे पीछे ही करके क्यों ना है, लेकिन फिर भी बुक में है। बट पेपर के टाइम पे हम सिर्फ कॉपी पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। कॉपी की ही बार बार जो है रिवीजन करवाई जाती। जितनी चीजें कॉपी में लिखोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुक नहीं उठाई जाती लास्ट टाइम पे। जितने भी क्वेश्चंस है पहले ही प्रैक्टिस करके साइड पे रख दो बुक्स के। जब तक ये पेपर होता है आई थिंक अक्टूबर तक बुक के सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, चाहे वो टॉपिक हुआ है चाहे वो टॉपिक नहीं हुआ है। और मुझे तो लगता है ऐसी कोई यूनिट है जो ऐसे बिल्कुल जो अनटच हो, सिर्फ 2-3 यूनिट को छोड़ के, 3 यूनिट को छोड़ के। आईसीटी, हायर, अगर हायर की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई हैं तो हायर हो जाएगी आपकी। डीआई है, डीआई भी साइड पे रखो, मैथ भी साइड पे रखो, बस। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स है वो थोड़ी हो चुकी है। तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करने स्टार्ट करो, पहले बुक से, और उसके बाद फिर उन्हीं क्वेश्चन को पीवाईक्यूज में देखा करो कि इसमें कैसे आया हुआ है। रिसर्च का जहां पर वर्ड आ गया ये तो पता चल जाएगा कि रिसर्च का क्वेश्चन है। जहां पर टीचिंग का वर्ड आ गया ये तो पता चल ही जाएगा कि टीचिंग का क्वेश्चन है। जहां पर हायर एजुकेशन का वर्ड आ गया ये तो पता चल ही जाएगा कि हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी आ गई, कॉलेज आ गया, ये तो पता चले कि भाई ये हायर एजुकेशन से है, ये डीआई से, ये मैथ से है। अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि क्या है क्या ये। ठीक है, नेक्स्ट करें, खत्म है ये। इसके बाद है ना 18 है ना, लास्ट है ये। पूछ लो इसमें से अब कुछ भी, पढ़ लो एक बार। पूछती हूँ, देखती हूँ है कुछ के नहीं। मुझे भी चुभती है इसकी तो लाइट। जो चीज समझ में ना आई हो वो पूछ लेना, इसके बाद फिर दूसरी चीजें करवाऊंगी। ये नीचे वाली आपकी बुक है, ये किसकी है? फोन ले लूंगी मैं, मेरे पास फोन है भी नहीं है, यूज आएगा मेरे। ले आओ भाई, आओ। फर्स्ट नंबर पे ईयर कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? राम सर। नेक्स्ट 1972 किस नाम से जाना जाता है? स्टॉकहोम। नेक्स्ट 1970 1972 दोबारा से वही, ठीक है। नेक्स्ट 73 साइट, मोस्ट इंपोर्टेंट वही। नेक्स्ट 1979 बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन किसके लिए थी? माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए थी। नेक्स्ट 1980 किस चीज के लिए?
वर्ल्ड स्ट्रेटेजी WCSD। नेक्स्ट 82 में नैरोबी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरा सिर 1983 में अभी किया ब्रटलैंड कमीशन। नेक्स्ट 85 वियना कन्वेंशन। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1989 हेलेंस्की। नेक्स्ट 1990, ये 89 दो बार है ना, दो बार है ना, एक तो हेलेंस्की है, दूसरा क्या है, बोन कन्वेंशन है। बेसल या बोन, बेसल, ठीक है, बोन ऊपर आ गया। अब ये लो नेक्स्ट 92, ये लो 1992। उसके बाद ये अर्थ समिट हो गया 1992। क्या हो गया, CBD 1992, UNFCCC। नेक्स्ट 1994 डेजर्टिफिकेशन। 1997 क्योटो। नेक्स्ट 2000 में दोबारा से स्टॉकहोम। नेक्स्ट 2002 जोहान्सबर्ग, ऐसी है ना कुछ। नेक्स्ट 2005 में कौन सी, UN वर्ल्ड समिट। आगे 2007 में बाली। और बस ये याद करना है, पहले आपको इसको सीक्वेंस में याद करना है। उसके हैं 13 है 2013, क्या है 2013 में, 2013 में मरकरी वाला है वो, ठीक है, ये दोबारा होगा फिर ये। अच्छा और भी थे इसमें 2012 रियो 10, रियो 20, 10 वाला आ गया, 10 वाला तो ये है जोहान्सबर्ग, 20 वाला आपका ये है 2012। और कौन सा था, कमिटमेंट पीरियड जाएंगे इसके 2008 से 2012, 2013 से 2020। CBD कहाँ है हमारा, ये रहा। CBD के अंदर दो थे, एक था कार्टाजना, एक था नागोया। नागोया कब आया था, 2000, कार्टाजना 2003 और 2005। और ये कब आया था, 2010 और 2014। इसके अलावा कि बार बार जब रिवाइज करोगे ना, इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन सामने आएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी कि CBD से रिलेटेड दो प्रोटोकॉल आए थे, कार्टाजना और नागोया। एक एक चीज को उठा लो बीच में से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता कब जाके याद होंगे, क्या पता पेपर के एक दिन पहले जाके याद हो, कुछ नहीं पता, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट है आपका। अब इसमें आपके 2-3 टॉपिक रहते हैं, एक रहता है पेरिस एग्रीमेंट, एक रहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये रहता है ढूंढा करो इसमें, ढूंढते हो जाके, करवाई